दोस्तों पिछली वीडियो में हमने जनरल कोटा, तत्काल कोटा और प्रीमियम तत्काल कोटा डिस्कस किया था डिटेल में। चलिए हम अगले कोटा की तरफ बढ़ते हैं। जैसे 4th नंबर पे है पार्लियामेंट्री कोटा। ठीक है दोस्तों ये कोटा इतना इम्पोर्टेंट कोटा नहीं है। नॉर्मली मैक्सिमम टाइम्स ये कोटा फिल भी नहीं होता है। ठीक है, वैसे तो मतलब ये कोटा सीटिंग और फॉर्मर एमपीज़ के लिए होता है दोस्तों। ठीक है, और उनके साथ जो और ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, पार्लियामेंट्री ब्यूरोक्रेट्स की बात कर रहा हूँ मैं, उनके लिए होता है दोस्तों। तो ये कोटा जनरली दोस्तों जो बी टाउन्स होते हैं जहाँ पे मतलब कोई रोड की अच्छी कनेक्टिविटी ना हो, ठीक है, या फिर मतलब वहाँ पे आसपास लोकेलिटी में कोई एयरपोर्ट ना हो जो दिल्ली को कनेक्ट करे, है ना। तो उस केस में एमपीज़ जो होते हैं, जब बजट्स वगैरह होते हैं तो उनकी मजबूरी हो जाता है ट्रेन में ट्रैवल करना। तो इसलिए इस केस में पार्लियामेंट्री कोटा भी रखा जाता है। ये भी दोस्तों नॉर्मली वीआईपी ट्रेन्स में ही होता है। ठीक है, राजधानियों में स्पेशल होता है ये कोटा। तो इसके बारे में दोस्तों मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करने की ज़रूरत है। ठीक है, अब आ जाते हैं सर दोस्तों लेडीज़ कोटा। इसमें कोई भी एज बैरियर नहीं है। ठीक है, कोई भी अडल्ट लेडी, ठीक है, चाहे सिंगल हो चाहे किसी के साथ ट्रैवल कर रही हो, ठीक है, कोई भी ट्रैवल कर सकता है। बट इसमें प्रॉब्लम यही है दोस्तों कि ये कोटा सिर्फ और सिर्फ स्लीपर क्लास में अवेलेबल है दोस्तों, और वो भी 6 सीट्स का। ठीक है, एक पूरा कैबिन जो होता है स्लीपर क्लास का, 2 अपर बर्थ, 2 मिडल बर्थ, 2 लोअर बर्थ। ठीक है, वो एक पूरा कैबिन ही लोअर बर्थ, सॉरी, एक वो पूरे कैबिन ही लेडीज़ कोटा के लिए रिजर्व होता है। उस कैबिन में 6 की 6 लेडीज़ की बुकिंग होती है। ठीक है, तो ये भी इतना इम्पोर्टेंट कोटा नहीं है और नॉर्मली ये फील रहता है 100%। मैंने आज तक नहीं देखा कि लेडीज़ कोटा में, ठीक है, ट्रैवल के 2-3 दिन पहले कोई सीट खाली हो। ये 6 ही सीटें हैं और ये हमेशा फुल रहती हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं सीनियर सिटीज़न कोटा में। दोस्तों इसमें मैं आपको बता दूं, नॉर्मली सीनियर सिटीज़न का मतलब लोग 60 ईयर समझते हैं, लेकिन रेलवे के हिसाब से दोस्तों, रेलवे के हिसाब से जो फीमेल है, अगर वो 45 ईयर्स प्लस है, ठीक है, तो वो सीनियर सिटीज़न कोटा का लाभ उठा सकती है दोस्तों। मेल के केस में 60 ईयर्स ही है, यहाँ पे इन्होंने लिखा नहीं है। मेल जो है दोस्तों वो 60 प्लस ही होना चाहिए, तभी वो सीनियर सिटीज़न कोटा में टिकट बुक कर सकता है। लेकिन फीमेल अगर 45 ईयर प्लस है, ठीक है, तो वो भी सीनियर सिटीज़न कोटा में जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं, अगर वो अपना मेडिकल रिपोर्ट, ये प्रेग्नेंट वुमेन्स को सीनियर सिटीज़न कोटा में तभी बुकिंग मिलती है जो अपना मेडिकल रिपोर्ट बुकिंग काउंटर में जाके प्रेजेंट करें बुकिंग क्लर्क को। ठीक है, तो ये ऑफलाइन ही टिकट बुक करवा सकती हैं प्रेग्नेंट वुमेन्स को, ऑनलाइन नहीं करवा सकती, क्योंकि जो बुकिंग क्लर्क होता है वो उनका मेडिकल रखता है, देखता है, अप्रूव करता है, उसके बाद किसी भी प्रेग्नेंट वुमेन को सीनियर सिटीज़न कोटा में सीट दी जाती है दोस्तों। देखिए दोस्तों, सीनियर सिटीज़न कोटा में ना आपको हमेशा लोअर बर्थ मिलेगा। ठीक है, और अप्रॉक्सीमेटली 30% जो लोअर बर्थ है पूरे ट्रेन के किसी भी क्लास में, वो सीनियर सिटीजन्स के लिए रिजर्व होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कभी भी ना आप टिकट बुक करते वक्त लोअर बर्थ प्रेफरेंस में मत डालिएगा। अगर आप एक अडल्ट है, सिंगल ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, कुछ चांसेस है ना कि 99% आपको लोअर बर्थ मिलेगा नहीं। मिलना होगा लोअर बर्थ तो आपको तत्काल में मिल जाएगा, करंट बुकिंग में मिल जाएगा, ठीक है, या फिर आपकी आरएसी कंफर्म होगी तब मिल जाएगा, वेट लिस्टिंग कंफर्म होगी तब मिल जाएगा। अगर कोई सीट्स अवेलेबल हैं, आप लोअर बर्थ बुक करने जाएंगे तो 99% आपको नहीं मिलेगा। हाँ, आपको साइड अपर ज़रूर दे देंगे अगर आप लोअर बर्थ प्रेफरेंस डालेंगे तो साइड अपर से बढ़िया तो आप सीधा अपर बर्थ डालिए, आराम से अपर बर्थ में चढ़ के सो के जाइए। ये मैं मेल अडल्ट की बात कर रहा हूँ, फीमेल की नहीं। ठीक है, अगला दोस्तों आ जाते हैं हम फॉरेन टूरिस्ट का ये अलग कोटा है दोस्तों। इसमें भी जो प्रोसीजर होता है दोस्तों, फॉरेन जो है टूरिस्ट इंडिया में आते हैं, ठीक है, वो डायरेक्ट IRCTC की वेबसाइट से टिकट बुक नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उनको भी अपना मतलब
वीज़ा वगैरह या पासपोर्ट वगैरह जो बुकिंग क्लर्क को दिखाना होता है, ठीक है, वो ट्रैवलिंग पर मतलब घूमने के पर्पज़ से आए हैं, ठीक है, ये प्रूफ करना होता है दोस्तों। उसके बाद जो बुकिंग क्लर्क होता है उनकी काउंटर से अपना फॉरेन टूरिस्ट कोटा में टिकट्स बुक करता है। अब दोस्तों कोई फ़ॉरेन इंडिया में घूमने आया है, फॉरेनर अगर कोई घूमने आया है तो ऑब्वियसली वो जर्नल में बैठ के तो जाएगा नहीं या स्लीपर क्लास में तो बैठ के जाएगा ही नहीं। इवन तो नॉर्मल जो टाइम जो बैलगाड़ियाँ जैसे एक्सप्रेस ट्रेन होती है उसमें भी बैठ के नहीं जाएगा, ठीक है। तो रेलवे ने जो फॉरेन टूरिस्ट कोटा रखा है ना दोस्तों, वो सिर्फ प्रीमियम ट्रेन्स में रखा है, राजधानी, शताब्दी, दुरंतो टाइप की ट्रेन्स में। एक्सेप्शनल केसेस में सुपर फास्ट ट्रेनों में भी होता है कोटा, जैसे जहाँ तक मुझे याद है महाबोधि एक्सप्रेस में फॉरेन टूरिस्ट कोटा है, क्योंकि बोध गया बहुत मतलब लोग घूमने जाते हैं विदेशी, ठीक है। तो नॉर्मली ये जो फॉरेन टूरिस्ट होता है कोटा दोस्तों, ठीक है, ये नॉर्मली 8-9 महीने ना भरता ही नहीं है, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है ना कि जब यूरोप में जब बहुत कड़ाके की ठंड पड़ती है तभी वो लोग आते हैं इंडिया घूमने, ठीक है। और ये डिफेंस कोटा, इसका भी एक अलग वेटिंग लिस्ट चलता है दोस्तों। डिफेंस कोटा जो होता है, जो डिफेंस पर्सनल्स के लिए होता है, रिटायर्ड और सर्विंग दोनों के लिए होता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या होता है कि जो डिफेंस डिपार्टमेंट है हमारा, वो अपने जो आर्मी के लोग होते हैं उनको वारंट्स इशू करता है, ठीक है। तो वो वारंट लेके बुकिंग क्लर्क के पास जाते हैं, या आर्मी कैंटोनमेंट में खुद बुकिंग्स की फैसिलिटी होती है एजेंट टाइप की, ठीक है, उनको वारंट दिखाते हैं। तो इनका एक अलग वेटिंग लिस्ट चलता है, बहुत कम सीटों का कोटा होता है डिफेंस वालों का, ठीक है। तो अगर सपोज़ किसी किसी ट्रेन में 8-10 सीटें होंगी, ठीक है, तो वो सिर्फ डिफेंस वालों के लिए होती है। ये लोग जनरल अपने वारंट के थ्रू जनरल वेटिंग लिस्ट में नहीं कर सकते हैं टिकट बुक, ठीक है। तो ये हो गया डिफेंस कोटा हो गया दोस्तों। और अगला कोटा है हमारा रोड साइड या रिमोट कोटा इसको कह सकते हैं, ठीक है। रोड साइड या रिमोट कोटा सेम है दोस्तों। ये कोटा मेरे हिसाब से हम लोगों को बाद में डिस्कस करना चाहिए, अगली वीडियो में मैं थोड़ा डिटेल में आप लोगों को समझाऊंगा दोस्तों, क्योंकि ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कोटा है, इसको समझना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिमोट लोकेशन कोटा ये है, ठीक है। उसके बाद पूल कोटा है, ठीक है। हम ऐसा करते हैं, इन दोनों को ना बाद में अगली वीडियो में डिस्कस करते हैं, ठीक है। पार्ट 3 में देखते हैं इसको, ठीक है। तो इसको मैं डायग्राम बेसिस पे सिखाऊंगा आपको, एक प्रॉपर ना लेआउट बनाऊंगा, उसमें आपको सिखाऊंगा। वैसे मैं आपको ऊपर ऊपर से बता देता हूँ। रिमोट लोकेशन कोटा दोस्तों जिस चीज़ के लिए इन्वेंट किया गया था ना, वो चीज़ अब एग्जिस्ट नहीं करती इंडिया में, क्योंकि मतलब रिमोट का मतलब आप समझिए जहाँ पे कनेक्टिविटी अच्छी ना हो ना। तो जब पहले के ज़माने में, अंग्रेज़ों के ज़माने में, जब कोई ट्रेन दिल्ली से मुंबई जा रही है तो बीच के छोटे मोटे गांव देहात आते थे, उनको रिमोट लोकेशन बोला जाता। उस कोटे उसके लिए ये कोटा अलग से निकाला गया था रिमोट लोकेशंस के लिए। लेकिन आजकल तो अर्बनाइजेशन हो रहा है ना, तो जो इसका एक्चुअल एग्जिस्टेंस है वो ख़त्म हो चुका है। अब इसमें क्या है, हम शॉर्ट फॉर्म में ये कह सकते हैं कि किसी रास्ते में अगर कोई ट्रेन जा रही है अमृतसर से बांद्रा, रास्ते में कोई भी बड़े बड़े स्टेशंस आते हैं, सिटीज़ आती हैं, उन सिटीज़ के कोटे को रिमोट लोकेशन कह देंगे। जैसे सपोज़ कीजिए अमृतसर से बांद्रा जा रही है, ठीक है, तो बीच में न्यू दिल्ली आएगा स्टेशन, तो न्यू दिल्ली के सीट्स के कोटे को हम रिमोट लोकेशन कोटा बोल देंगे, कि जिन पैसेंजर्स के लिए ना दिल्ली से सीट्स रिज़र्व हैं, ठीक है। मैं आपको छोटा मोटा बता रहा हूँ, अब ये डिटेल समझेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। सपोज़ कीजिए कोई ट्रेन न्यू दिल्ली से मतलब दरभंगा जा रही है, तो बीच में कानपुर आएगा या मुरादाबाद आएगा, ठीक है। तो जो सीट्स कानपुर के लोगों के लिए रिज़र्व हैं या मुरादाबाद के लिए रिज़र्व हैं, ठीक है, उसको हम रिमोट लोकेशन कोटा बोलते हैं उन सीट्स को, ठीक है। तो ये नॉर्मली ट्रेन के ना 10% के आसपास होता है ये कोटा, 10%, कहीं कहीं 15%। अगर रिमोट लोकेशन देखिए, रिमोट लोकेशन कोटा ना एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी होते हैं, और किसी किसी ट्रेन में तो मैंने 5-5 रिमोट लोकेशन कोटा देखे हैं।
ठीक है। तो रिमोट लोकेशन कोटा हमने देख लिया दोस्तों। अब हम चलते हैं अगले कोटे में, पूल कोटा। ठीक है। जैसे रिमोट लोकेशन कोटा एक स्टेशंस के लिए होता है ना दोस्तों, पूल कोटे में क्या होता है, नंबर ऑफ स्टेशंस होते हैं। ठीक है। जैसे कोई ट्रेन अपने ओरिजिन से चल रही है, ठीक है, तो उस ओरिजिन के आसपास जितने भी स्टेशंस हैं, ठीक है, उनको कंबाइन करके, ठीक है, एक पूल में डाल दिया जाता है। ठीक है। जैसे सपोज़ कीजिए कोई ब्यास से चढ़ रहा है, कोई फगवाड़ा से चढ़ रहा है, कोई लुधियाना से चढ़ रहा है। ठीक है। तो इन सभी स्टेशंस को ना एक पूल में डाल दिया जाता है। ठीक है। और ये जो लोग हैं अपने डेस्टिनेशन स्टेशन तक ट्रैवल नहीं कर रहे, बांद्रा तक। ठीक है। कोई सूरत उतर जा रहा है, कोई वडोदरा उतर जा रहा है, कोई कोटा उतर जा रहा है। ठीक है। तो ओरिजिन के आसपास जो लोग चढ़ते हैं और बीच में उतर जाते हैं, उनको पूल कोटे में दिया जाता है टिकट। ठीक है। ये नॉर्मली जैसे रिमोट लोकेशन मैंने आपको बताया कि 10 से 15% सीटें होती हैं इसमें। पूल में आप मान के चलिए 20 to 25% सीट्स होती हैं। ठीक है दोस्तों। तो इसको भी अभी और बहुत कुछ सीखना है इसमें, इसको भी हम डिटेल में अगली वीडियो में सीखेंगे दोस्तों। कैंसर पेशेंट्स के लिए दोस्तों, अब जहाँ तक मुझे पता है कि ये बहुत कम ट्रेनों में ये कोटा होता है, हर ट्रेन में कोटा नहीं होता। जैसे बठिंडा में एक कैंसर स्पेशल ट्रेन चलती है, उसका नाम ही है कैंसर ट्रेन। ठीक है। उनमें ये कोटा है कैंसर पेशेंट्स के लिए। बठिंडा से बहुत सारे लोग दिल्ली आते हैं इलाज करवाने उस कैंसर ट्रेन से, कैंसर एक्सप्रेस से। ठीक है। तो इसके अलावा इसकी जानकारी मुझे भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि मेरे लिए न्यू कोटा दोस्तों, सही बता रहा हूँ। ठीक है। अब सप्लीमेंट्री क्वेश्चन के रिप्लाई में कोटा लिखा है तो मुझे डिस्कस करना पड़ रहा है दोस्तों, क्योंकि चलिए अब आरएसी में चलते हैं दोस्तों। दोस्तों जो आरएसी होता है ना दोस्तों, वो नॉर्मली जो होता है ना, जिन लोगों को जनरल कोटा की सीट्स में बुकिंग करनी है उनके लिए आरएसी होता है, रिमोट लोकेशन वालों के लिए नहीं होता है। ठीक है। पूल और जनरल कोटा वालों के लिए होता है हमेशा आरएसी। ठीक है। तो आरएसी में क्या होता है, सबको पता है, हमको आधा साइड लोअर बर्थ मिलता है। जो एक कंप्लीट साइड लोअर बर्थ होता है, ठीक है, वो 2 लोग शेयर करते हैं आरएसी में। ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या होता है, रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन। ठीक है। तो आरएसी में दोस्तों क्या होता है, जैसे सपोज़ कीजिए एक थर्ड एसी का डब्बा है, उसमें टोटल 80 सीट्स हैं। ठीक है दोस्तों। 80 सीट्स मतलब 8 कैबिन्स, 8 कैबिन्स मतलब 8 साइड लोअर्स। ठीक है दोस्तों। अब इस 800 साइड लोअर्स में से मान के चलिए 4 से 5 साइड लोअर, मिनिमम बता रहा हूँ, 4 से 5 साइड लोअर दोस्तों आरएसी वालों के लिए रिज़र्व होते हैं। इसमें आधी आधी टिकट दी जाती है। अगर डिमांड बहुत ज़्यादा है ट्रेन की, ठीक है, तो इसमें ऐसे आरएसी दिया जाता है दोस्तों। इससे आप एक्चुअल में आरएसी कैलकुलेट भी कर सकते हैं। जैसे सपोज़ कीजिए किसी ट्रेन में स्लीपर में 80 आरएसी चल रहा है, ठीक है, मान के चलिए कि उसके बाद फिर GNWL 1 चल रहा है। ठीक है दोस्तों। तो पहले इन 80 लोगों का कन्फर्म होगा, तब आपका एक वेट लिस्ट कन्फर्म होगा दोस्तों। ठीक है। नॉर्मली लोगों को लगता है कि वेटिंग लिस्ट 1 चल रही है, 2 चल रही है, तो बस 2 लोग कैंसिल करवाएंगे तो हमारा कंफर्म हो जाएगा। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता। अगर आपका वेटिंग लिस्ट दोस्तों 5 चल रहा है ना, और सपोज़ कीजिए उस टोटल ट्रेन में आरएसी 80 है, तो आप मान के चलिए कि आप 85th नंबर पे हैं। 85 लोग कैंसिल करवाएंगे, 85 लोग कैंसिल करवाएंगे, तब जाके आपका 5 वेटिंग कैंसिल होगा, सॉरी कंफर्म होगा। ठीक है। तो जो वीवीआईपी ट्रेनें होती हैं ना, प्रीमियम ट्रेनें, जैसे संपूर्ण क्रांति हो गया सर, इसमें दोस्तों आरएसी भी नहीं कंफर्म होता है। मेरे दोस्त का 22 आरएसी था दोस्तों, 22, वो 3 आरएसी पे आके रुक गया। कंफर्म आरएसी ही नहीं कंफर्म होता है इन ट्रेनों में। क्यों? क्योंकि जो दूसरे कोटे होते हैं ना, वो सारे फिल हो जाते हैं इसमें,
उन दूसरों कोटों में भी हम आएंगे जो नॉर्मली वीआईपी ट्रेनों में फिल होते हैं, नॉन वीआईपी ट्रेनों में जो कोटे फिल नहीं होते ना, ठीक है, उन कोटों पे भी हम आएंगे, आगे हैं वो कोटे। ये छोटा सा कोटा है फिजिकली हैंडी, इसको भी हम बाद में आरएसी को भी ना हम दोस्तों बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और फिज़िकली हैंडीकैप्ड कोटा है दोस्तों, इसमें कोई ज़्यादा नहीं है जो फिज़िकली हैंडीकैप्ड लोग होते हैं, ठीक है। तो 4 लोअर बर्थ स्लीपर क्लास में इनके लिए रिज़र्व होती है, 2 लोअर बर्थ थर्ड एसी में रिज़र्व होते हैं दोस्तों, ठीक है। अगला कोटा है हमारा दोस्तों ड्यूटी पास कोटा। ड्यूटी पास कोटा ये होता है जो रेलवे के एम्प्लॉयज़ होते हैं दोस्तों, ग्रुप बी, ग्रुप सी, है ना, इवन दो ग्रुप डी वाले भी, जो रेलवे एम्प्लॉयज़ हैं। देखिए इंडियन रेलवे से एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, ठीक है। तो ऑब्वियसली इनमें लाखों में एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है दोस्तों। अब अगर ड्यूटी पास कोटा रेलवे ना बनाती, जिसमें लिमिटेड सीट्स रखी जाती हैं प्रीमियम ट्रेन में, ठीक है, फिर तो लाखों के लाखों लोग राजधानी शताब्दी दुरंतो में घुसते, कोई जनरल एक्सप्रेस में चढ़ता ही ना रेलवे एम्प्लॉई। किसी भी रेलवे एम्प्लॉई को कहीं भी ट्रैवल करना होता तो राजधानी शताब्दी दुरंतो में ट्रैवल करता, और रेलवे एम्प्लॉयज़ को तो फ्री होता है ट्रैवल, ठीक है। तो रेलवे ने क्या किया, जो प्रीमियम ट्रेन्स में रेलवे एम्प्लॉयज़ के लिए ना सीटें रिज़र्व कर दी दोस्तों, ठीक है, ताकि सब लोग राजधानी शताब्दी में ना ट्रैवल करें, दुरंतो में ना ट्रैवल करें, नॉर्मल एक्सप्रेस या सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेनों में भी ट्रैवल करें लोग, ठीक है। क्योंकि देखिए राजधानी शताब्दी में उनको फूड भी फ्री मिलता है, तो डबल बर्डन है रेलवे के लिए बेसिकली, ठीक है। तो रेलवे ने क्या किया, जो प्रीमियम ट्रेन्स होती हैं राजधानी दुरंतो, शताब्दी, वंदे भारत, है ना, तो इन ट्रेनों में ना नंबर ऑफ़ सीट्स हर एक क्लास में रिज़र्व कर दी गई, लिमिटेड कर दी गई, ठीक है। सपोज़ कीजिए थर्ड एसी में 20 रख दी, सेकंड एसी में 10 रख दी, ठीक है, या शताब्दी में 10-15 चेयर कार में रिज़र्व रख दी, ठीक है। तो जब कोई भी रेलवे एम्प्लॉई ड्यूटी पास कोटा में प्रीमियम ट्रेन में टिकट बुक करवाता है, ठीक है, तो उनका एक अलग लिमिटेड सीट है, तो उनकी वेटिंग लिस्ट TPWL होती है दोस्तों। इसमें क्या है दोस्तों कि इसकी भी प्रोबेबिलिटी कम होती है कंफर्म होने की, क्योंकि रेलवे एम्प्लॉई मतलब बहुत कम लोग कैंसिल करवाते हैं, ठीक है। तो अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर किसी रेलवे एम्प्लॉय को नॉर्मल ट्रेन में, सुपरफास्ट ट्रेन में रिजर्वेशन करवाना होगा, तब वो इस कोटे में रिजर्वेशन नहीं करवाता दोस्तों, तब वो जर्नल वेटिंग लिस्ट वाले कोटे में रिजर्वेशन करवाता है, जर्नल वाले में, ठीक है। लेकिन अगर रेलवे एम्प्लॉय को किसी प्रीमियम ट्रेन में रिजर्वेशन करवाना है, तो उसको ड्यूटी पास कोटे में ही रिजर्वेशन करवाना पड़ेगा, ताकि भाई कॉमन पब्लिक भी ट्रैवल कर पाए प्रीमियम ट्रेन्स को, ठीक है। सिर्फ रेलवे एम्प्लॉयज़ ही ना बैठे रहे प्रीमियम ट्रेन्स में, ठीक है। तो ये रेलवे एम्प्लॉयज़ का कोटा था दोस्तों। और इसके बाद जो है रेलवे एम्प्लॉयज़ का एक अलग कोटा है, ये देखिए इससे थोड़ा सा अलग है ये कोटा। इसमें सारे मतलब ग्रुप डी, सी, बी सब इंक्लूड हैं इसमें। इसमें क्या है, ये कोटा इससे थोड़ा अलग है। इसमें क्या होता है ना दोस्तों, अब देखिए हर एक क्लास के रेलवे एम्प्लॉयज़ की ना अलग अलग ट्रेनिंग चलती है। जैसे गज़टेड ऑफिसर्स की, इंजीनियरिंग वालों की पुणे में चलती है, ठीक है, लोको पायलट्स की भुसावल में चलती है, ठीक है, ऑपरेटिंग वालों की चंदौसी में ट्रेनिंग चलती है। तो ऐसे बहुत सारे ट्रेनिंग स्कूल्स बने हुए हैं, ठीक है। जैसे IAS ऑफिसर्स की मसूरी में चलती है ना, वैसे रेलवे के भी सारे डिपार्टमेंट्स के अलग अलग डिपार्टमेंट्स के एम्प्लॉयज़ के अलग अलग ट्रेनिंग स्कूल्स हैं दोस्तों। तो जब भी वो किसी ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए, ठीक है, जाते हैं, या फिर इसके अलावा और कोई ऑफिशियल ड्यूटी सर्व करने के लिए जाते हैं, ठीक है, रेलवे के भी यहाँ पे कोई ड्यूटी सर्व करने जाते हैं, उस केस में उनका टिकट इस कोटा में बुक होता है दोस्तों, ठीक है। ये ऑफलाइन टिकट बुक होता है इसमें, ये ऑनलाइन नहीं बुक होता है ऐप के थ्रू। ये तो ऐप के थ्रू हो जाएगा दोस्तों,
ड्यूटी पास कोटा में, ठीक है। जो रेलवे को पास मिलता है, पास नंबर होता है एक, ठीक है। वो पास नंबर आप देखिए रेलवे की, जो आप वेबसाइट खोलेंगे, ऐप खोलेंगे, उसमें रेलवे पास कंसेशन नाम का एक कॉलम होता है, ठीक है। वो यही कोटा होता है। उसको आप क्लिक करेंगे तो ना वो आपका ये जो पास नंबर वगैरह मांगता है, टिकट में यूआरएन नंबर वगैरह वो डालेंगे तो आपका जो टिकट करने जाएंगे तो कॉस्ट 0 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो ये वाला रेलवे एम्प्लॉय कोटा है 15th नंबर वाला, इसमें क्या होता है कि ऑफलाइन बुकिंग होती है, ठीक है। और ये बुकिंग बैकएंड से की जाती है बुकिंग क्लर्क के द्वारा, ठीक है। तो ऑब्वियसली जिन लोगों को ऑफिशियल पर्पस से जाना है रेलवे के बिहाफ पे, तो उनके लिए तो रेलवे सीट्स रखेगी, है ना। तो ये वो कोटा है, ठीक है। नॉर्मली ये कोटा सभी ट्रेनों में नहीं होता, ठीक है। जो ट्रेनें किसी ना किसी ट्रेनिंग स्कूल को कनेक्ट करती हैं मेजरली, या कोई बड़े टायर सिटीज़ को कनेक्ट करती है, उन्हीं में होता है ये कोटा। युवा कोटा ये तो देखिए बहुत छोटा कोटा है। 2 ट्रेनें चलती हैं युवा एक्सप्रेस, ठीक है। एक निज़ामुद्दीन से बांद्रा चलती है, ठीक है। एक सियालदह चलती है शायद। तो ये 2 ट्रेनों में ही युवा कोटा है, ठीक है। इसमें कुछ खास नहीं है जानकारी देने को, ठीक है। इसमें अनएम्प्लॉयड पर्सन्स 15 से 45 तक ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कोटा दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट कोटा सबसे आखिरी में है। इमरजेंसी कोटा कह लीजिए, चाहे इसको एचओ हेडक्वार्टर कोटा कह लीजिए, चाहे इसको वीआईपी कोटा कह लीजिए, इसके अलग अलग नाम हैं, ठीक है दोस्तों मुझे लगता है ना कि ये कोटा भी अब हमको अगली वीडियो में डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि ये वीडियो भी बहुत लंबा हो गया है। तो आई होप आपको मेरा ये कंटेंट पसंद आ रहा है दोस्तों। कि अगर आपको लगता है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, ठीक है, आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ। फ़िलहाल तो मुझे मालूम है कि आप लोगों को मैक्सिमम चीज़ें पता होंगी। जैसे जैसे अगली अगली वीडियोस आती जाएंगी, आपको नई नई चीज़ें सुनने को मिलेंगी जो यूट्यूब पे कहीं नहीं है। तो आप मेरे को फेवर कर सकते हैं सब्सक्राइब करके, चैनल ग्रो होगा, नया चैनल है, ठीक है। मेहनत कर रहा हूँ वीडियो देखने के लिए। थैंक यू दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं।